दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके पार्ट 9 में। आज हम पार्ट 9 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन 8 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें 15-15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर पार्ट में पढ़े थे। आज अपना ये 9वां पार्ट है, 9वां भाग है। तो आपने अभी तक अगर सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने किस युद्ध से पहले व्यापारियों का तमगा कर माफ़ कर दिया था? बाबर ने ऐसा कौन सा युद्ध था जिससे पहले व्यापारियों का तमगा कर माफ़ कर दिया था? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो आपको पता है कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध से पहले बाबर ने व्यापक तैयारियां कर ली थी राणा सांगा को हराने के लिए। बाबर ने एक तो व्यापारियों का तमगा कर माफ़ कर दिया, एक सभी मुसलमानों को कहा कि यह एक जिहाद यानी कि धर्म युद्ध है, सभी मेरी तरफ से लड़ो। और इसी युद्ध में बाबर ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था, जिसके बारे में अपने यहाँ के राजपुताने के राजाओं को कुछ पता नहीं था। इसी कारण खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में जो लड़ा गया था उसमें बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की हार होती है। इस युद्ध में राणा सांगा तो यहाँ से भाग गए थे। राणा सांगा का जो मुकुट पहना था, राणा सांगा का मुकुट पहना था वो झाला अज्जा एक सादरी के थे। झाला अज्जा ये सादरी के थे। इन्होंने राणा सांगा का मुकुट पहना था और युद्ध लड़े थे। राणा सांगा तो यहाँ से भागते हुए पहले बसवादोसा गए, फिर राणा सांगा यहाँ से इरीच, यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इरीच गए। वहाँ पर कुछ सैनिकों ने जहर दे दिया और फिर कालपी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस युद्ध से पहले बाबर ने व्यापारियों का तमगा कर माफ किया था? खानवा के युद्ध से पहले। दूसरा क्वेश्चन, ईश्वर दास जी व आसानंद जी किसके दरबारी कवि थे? ये दो दरबारी कवियों के नाम है ईश्वर दास जी व आसानंद जी। तो ईश्वर दास जी व आसानंद जी ये दोनों मारवाड़ के शासक राव मालदेव के दरबारी कवि थे। राव मालदेव के दरबारी कवि थे। आसानंद जी के अगर प्रमुख रचनाएं देखें तो आसानंद जी की प्रमुख रचनाएं थी बागा भारमलीरा दूहा, बाग सिंह और भारमली की जो कहानी आपने पढ़ी होगी, तो उस बागा और भारमलीरा दूहा और उमा दे भटियाणी रा कवित, उमा दे भटियाणी रे कवित, ये दो प्रमुख रचनाएं थी आसानंद जी की। ईश्वरदास जी की रचनाएं थी वो इनसे थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। आपने एक नाम सुना होगा हाला झालारी कुंडलिया। हाला झालारी कुंडलिया यह प्रमुख रचना थी ईश्वरदास जी की। और देवियाण और हरिरस ये प्रमुख रचनाएं थी ईश्वरदास जी की। हाला झालारी कुंडलिया, देवीयाण और हरिरस। और आसानंद जी की बागा भारमलीरा दूहा, उमा दे भटियाणी रा कविता, ये प्रमुख रचनाएं आसानंद जी की थी। अंतिम समय में कहते हैं कि जो ईश्वरदास जी थे, ईश्वरदास जी ने, इनका नाम था ईश्वरदास जी, सही नाम इनका ईश्वरदास जी था। ईश्वरदास जी अंतिम समय में इन्होंने जल समाधि ली थी।
जल समाधि ली थी। तो इनके बारे में लाइन भी बोली जाती है कि ईसर घोड़ा जे खियार माँ सागर रे माए, कोई तारण वालो ताव तार शीर साई पकड़ी पाए। ईसरदास जी के बारे में 2 लाइनें थी। तो ये राव मालदेव के दरबारी कवि थे, ईसरदास जी और आसानंद जी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का वह प्रथम राजा जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था? मारवाड़ का वह राजा जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। तो मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह वो प्रथम राजा थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। इन्हीं मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी, इन्हीं की बेटी थी मानी बाई। इन्हीं की बेटी थी मानी बाई, या फिर इसका नाम था जोधा बाई, जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था, जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। और इनकी एक संतान थी शाहजहां, जो अगला शासक बनी थी। तो अगर पूछे मानी बाई या जोधा बाई किसकी बेटी थी, तो ये मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। ये मोटा राजा उदय सिंह वही थे जिन्होंने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी मारवाड़ की। इस मानी बाई की आपको एक उपाधि मिलेगी, जगत गोसाई, पूरे जगत का पालन पोषण करने वाली, इसकी उपाधि थी जगत गोसाई। ये थी मानी बाई। आपने कभी कभार एक नाम सुना होगा मान बाई। तो ये मान बाई कौन थी? ये मान बाई आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी। आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी मान बाई, और मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी मानी बाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के किस राजा ने बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था? ये बीकानेर के राजाओं के आराध्य देवता थे, इन्हें बहुत मानते थे। तो लक्ष्मीनाथ जी की जो मूर्ति लाए थे वो राव बीका लाए थे। राव बीका जोधपुर से लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति लाए थे। राव बीका का बेटा था नरा, वो बाद में शासक बनता है, और नरा का भाई था राव लूणकर्ण। नरा का भाई था राव लूणकर्ण। यह राव लूणकर्ण बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। साथ ही साथ में राव लूणकर्ण जी बीकानेर में एक झील का निर्माण करवाते हैं अपने नाम पर, लूणकरणसर। लूणकरणसर झील का निर्माण करवाते हैं। और इन्हीं राव लूणकर्ण को बिट्ठू सूजा ने इन्हीं राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था। कलयुग का कर्ण। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि राव लूणकर्ण जिन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है वो कहाँ के शासक थे, तो वो बीकानेर के शासक थे। इन्होंने बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, लूणकरणसर झील का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन, सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो सांभर झील का निर्माण करवाया था वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने करवाया था। यह चौहान वंश का संस्थापक था। 551 ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। 551 ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी वो बनाई थी अहि छतरपुर को। अहि छतरपुर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी।
और इसी वासुदेव चौहान ने 531 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 531 ईस्वी में। ये जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया अभिलेख से कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण 531 ईस्वी में करवाया। यह जानकारी हमें बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। बिजोलिया अभिलेख से यह जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन कि सिरोही में चौहान वंश की किस शाखा का शासन था? राजस्थान में चौहान वंश की आपको पता है कई शाखाएं थी। सिरोही में कौन से चौहान थे जो वहां पर शासन करते थे? क्या वहां पर लुम्बा चौहान थे, देवड़ा चौहान थे, हाड़ा चौहान थे या फिर वत्स चौहान थे? तो सिरोही में देवड़ा चौहानों का शासन था और कोटा और बूंदी में कोटा और बूंदी में हाड़ा चौहानों का शासन रहा था। तो सिरोही में देवड़ा चौहान थे। आपने नाम सुना होगा एक प्रसिद्ध अखीराज देवड़ा का। अखीराज देवड़ा ये सिरोही का चौहान था। अखीराज देवड़ा, इसे उड़ना अखीराज भी कहा जाता है, तो ये याद रखना। और ये लुम्बा चौहान, ये लुम्बा देवड़ा ही था वास्तव में। लुम्बा देवड़ा ये जालोर का राजा था। तो ये याद रखना कि चौहानों की दो शाखाएं थी, देवड़ा चौहान और हाड़ा चौहान। देवड़ा चौहान थे सिरोही में थे और हाड़ा चौहान थे ये कोटा और बूंदी में थे। अगला क्वेश्चन, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अलवर प्रजामंडल की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी या किसने की थी? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा की गई थी। पंडित हरिनारायण शर्मा ने 1938 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1944 ईस्वी में हुआ था। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो भवानी शंकर बनाए गए थे। भवानी शंकर इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये जो पंडित हरिनारायण शर्मा थे ना, इनके बारे में दो तीन चीजें और याद रखनी है कि पंडित हरिनारायण शर्मा ने हरिजनों की मुक्ति के लिए एक संघ बनाया था, अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया था हरिजनों के लिए। और इन्होंने एक संघ बनाया था वाल्मीकि संघ। वाल्मीकि संघ, यह संघ इन्होंने कर्मचारियों के लिए बनाया था। और एक संघ इनका था आदिवासी संघ। तो ये तीन संघ मुख्यतः याद रखना। ये तीनों संघ पंडित हरिनारायण शर्मा ने बनाए थे। इन्होंने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी, अस्पृश्यता संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ। अगला क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन किस प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन मतलब जो हिंदू मुगलों के डर से मुसलमान बन चुके थे, मुसलमानों के डर से जो हिंदू मुसलमान बन चुके थे, उन हिंदुओं को वापस मुसलमान बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था वो शुद्धि आंदोलन था। यह किस प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था? तो शुद्धि आंदोलन भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा चलाया जा रहा था। यह काम भरतपुर प्रजामंडल के जो नेता थे वो ये काम कर रहे थे। अब भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? तो भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता ठाकुर देशराज, रेवती शरण शर्मा, और सामतमल चतुर्वेदी। ये भरतपुर प्रजामंडल के
प्रमुख नेता थे, सावंतमल चतुर्वेदी। ठाकुर देशराज, रेवती शरण शर्मा और सावंतमल चतुर्वेदी ये भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। और उसमें भरतपुर के राजा थे वो बहुत उदार थे। उसमें जो भरतपुर के राजा थे इनका नाम याद रखना है। उस समय भरतपुर के राजा किशन सिंह थे। किशन सिंह ये हिंदुओं के समर्थक थे। इन्होंने भरतपुर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित तक कर दिया था कि भरतपुर की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। तो ये ऐसे थे भरतपुर के राजा किशन सिंह, जिन्होंने अपने राज्य में शुद्धि आंदोलन चला दिया, प्रजामंडल को कोई रोक टोक नहीं की और अपने ही राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा भी घोषित कर दिया था। और ये अंग्रेजों के एकदम धुर विरोधी थे। जिस प्रकार मेवाड़ की फतेह सिंह और अलवर के जय सिंह वो भी अंग्रेजों के विरोधी थे, उसी प्रकार जो अपने भरतपुर के किशन सिंह थे ये भी अंग्रेजों के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को अपनी उपाधि राय बहादुर वापस लौटा दी थी? अपनी उपाधि राय बहादुर वापस लौटा दी थी। केसरी सिंह भारत ने, जमनालाल बजाज ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने या माणिक्यलाल वर्मा ने? तो जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया था उसके समर्थन में अंग्रेजों को अपनी जो उपाधि थी राय बहादुर वो वापस लौटा दी थी। जमनालाल बजाज ये मुख्यतः काशी का बास सीकर के रहने वाले थे। ये काशी का बास सीकर का रहने वाले थे। और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र, क्योंकि ये गांधी जी को ये बणिए थे तो गांधी जी को धन वगैरह देते थे, इसलिए इन्हें गांधी जी के 4 पुत्र पहले थे, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 बोलते थे। गुलाम नंबर 4 मतलब ये कहते थे कि पहला मेरा भारत देश गुलाम है, फिर राजपूताना गुलाम है, उसके बाद में जयपुर गुलाम है, 3 गुलाम ये और चौथा गुलाम मैं हूं। अगला क्वेश्चन, बेंगू आंदोलन किस जाति के किसानों द्वारा चलाया गया था? बेंगू आंदोलन किस जाति के किसानों द्वारा चलाया गया था? बेंगू आंदोलन किस जाति के किसानों द्वारा चलाया गया था? धाकड़ जाति के किसान, गुर्जर जाति के किसान, भील जाति के किसान या भील और ग्रास्य दोनों जनजातियों ने मिलकर चलाया था? तो बेंगू किसान आंदोलन यह मुख्यतः बेंगू किसान आंदोलन, किस नहीं है कि किसान, बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन चलाया था वो मुख्यतः अपने किस जाति के, उन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा बेंगू किसान आंदोलन चलाया गया था। अब सर आप बोलोगे कि सर नहीं, धाकड़ जाति के किसानों ने तो बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया था। तो हाँ, धाकड़ जाति के किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन भी चलाया था और बिजोलिया के जस्ट पास में पड़ता था बेंगू, तो यहीं पर धाकड़ जाति के किसान थे। तो धाकड़ जाति के किसानों द्वारा 2 किसान आंदोलन चलाए गए थे, एक बिजोलिया किसान आंदोलन और एक बेंगू किसान आंदोलन। तो सर गुर्जर जाति के किसानों द्वारा बरड़ किसान आंदोलन या फिर आपको बूंदी किसान आंदोलन यह गुर्जर जाति के किसानों द्वारा चलाया गया था। और जो एक ही आंदोलन था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ में यह आंदोलन चलाया गया था। यह एक ही आंदोलन भील और ग्रासिया जनजाति के द्वारा चलाया गया था, एक ही आंदोलन। और भील जाति के द्वारा, तो भीलों के द्वारा आंदोलन चलाया गया था वो इनका प्रमुख आंदोलन था भगत आंदोलन, जो इन्होंने गोविंद गुरु के नेतृत्व में चलाया था, भगत आंदोलन। तो ये आंदोलन याद रखना कि किस जाति के किसानों द्वारा चलाए गए थे। कभी कभार इनसे संबंधित क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सादुल्ला खान, विलायत खान व उस्मान खान का संबंध कहाँ के विद्रोह से था? सादुल्ला खान, विलायत खान व उस्मान खान का संबंध कहाँ के विद्रोह से था?
तो इनका संबंध जयपुर में विद्रोह, इन्होंने जयपुर में विद्रोह नहीं किया था। सादुल्ला खान ने, विलायत खान ने, उस्मान खान ने जयपुर में विद्रोह नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसमें जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे ईडर, इन पॉलिटिकल एजेंट ने जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय को कहा था कि ये फलाने तीन आदमी अपने जयपुर में विद्रोह कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए राम सिंह सेकंड ने सादुल्ला खान को तो निष्कासित कर लिया और विलायत खान और उस्मान खान को बंदी बना लिया था। इस प्रकार राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें सितार-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। जबकि राम सिंह सेकंड का एक मंत्री था शिवनाथ सिंह या शिव सिंह, वो क्रांतिकारियों के साथ में था। उस शिव सिंह ने तो मंत्री था शिव सिंह, उस शिव सिंह ने तो बाकायदा राम सिंह को कहा था कि आप क्रांतिकारियों का साथ दो, लेकिन फिर भी राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसी कारण अंग्रेजों ने इन्हें सितार-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल को कृषि औजारों की नगरी कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ से कृषि के उपकरण मिले और उसका नाम पड़ गया कृषि औजारों की नगरी? गणेश्वर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, ईसवाल सभ्यता या कुराड़ा सभ्यता? तो जो कुराड़ा सभ्यता थी परबतसर नागौर की, परबतसर जो नागौर की कुराड़ा सभ्यता थी उसे कृषि औजारों की नगरी कहा जाता है। और जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इन्हें ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता में जितने भी उपकरण मिले हैं उनमें से लगभग 99% उपकरण तांबे से बने हुए मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। फिर है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? ये साबी नदी के तट पर, साबी नदी के तट पर विराटनगर जयपुर में स्थित है। विराटनगर जयपुर में स्थित है। इसके आगे है ईसवाल सभ्यता। ईसवाल सभ्यता कहाँ पर है? तो ये ईसवाल सभ्यता उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में। और इसे औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कई भट्टियाँ मिली हैं जिससे प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में लोहे को गलाया जाता था या विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते थे, इसलिए ईसवाल सभ्यता को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजा भोज परमार कहाँ के शासक थे? मालवा के, अबू के, वांगड़ के या जालोर के? ये परमार वंश की शाखाएं थी, मालवा, अबू, वांगड़, जालोर, यहाँ पर परमार वंश का शासन रहा था। तो राजा भोज परमार थे, ये कहाँ के शासक थे? तो जो राजा भोज परमार थे ये मालवा के परमार शासक थे। मालवा कहाँ के? ये मालवा के परमार वंश के शासक थे। राजा भोज एक मालवा के राजा वे थे, राजा मुंज। ये राजा मुंज के गोद लिए पुत्र थे राजा भोज। राजा मुंज के बाद में शासक बने थे वो राजा भोज बने थे। ये राजा मुंज मेवाड़ के राजा एक थे शक्ति कुमार। मेवाड़ के राजा शक्ति कुमार को हराते हैं और यहीं पर शासन करने लग जाते हैं। उसके बाद में राजा मुंज, और राजा मुंज के बाद में जब राजा भोज मालवा के साथ साथ में चित्तौड़ के भी राजा थे, तो इन्हीं राजा भोज ने जब वो चित्तौड़ में शासन कर रहे थे, इन्होंने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था। और कुमारपाल चालुक्य ने इस मंदिर का नाम बदलकर रख दिया था समिधेश्वर मंदिर। और जब इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया
तो इसका नाम रख दिया मोकल जी का मंदिर। और इसमें अद्भुत प्रतिमा होने के कारण इसे अद्भुत जी का मंदिर या अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं। ये राजा भोज काव्य रचना या पुस्तकें भी लिखते थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी दो, एक थी श्रृंगार मंजरी और एक कूर्म शतक। तो ये कहाँ के परमार राजा थे? ये मालवा के परमार राजा थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस राजा को माना जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता, तो आधुनिक जैसलमेर का निर्माता माना जाता है वो जवाहर सिंह को माना जाता है। जवाहर सिंह, इन्हीं जवाहर सिंह ने जैसलमेर में 1945-46 ईस्वी में, जैसलमेर में 1945-46 ईस्वी में मोहनगढ़ का किला बनवाया था। मोहनगढ़ का किला, और यह राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग माना जाता है मोहनगढ़ का किला, जिसे 1945-46 ईस्वी में जोधपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनाया था। और ये जवाहर सिंह आधुनिक जैसलमेर के निर्माता भी कहे जाते हैं। अब इसके अलावा ऑप्शन में एक है आपके राव लूणकरण। राव लूणकरण जैसलमेर के वही शासक थे जिनके समय में 1550 ईस्वी में कंधार के अमीर अली ने हमला किया था इन पर, और इनके समय में जैसलमेर का अर्ध शाखा होता है। और दुर्जन साल, इन दुर्जन साल के समय में 1350 ईस्वी में 52 ईस्वी में जब फिरोज शाह आक्रमण करता है, कौन? जब फिरोज शाह आक्रमण करता है तो यहाँ पर जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है। फिरोज शाह आक्रमण करता है, फिरोज शाह। तो ये इनके बारे में याद रखना, लूणकरण और दुर्जन साल के बारे में। इन्हीं जैसलमेर के राजा, जो अपने जैसलमेर के राजा थे जवाहर सिंह, इन्हीं जवाहर सिंह के समय जैसलमेर के जो प्रमुख नेता कहो सागरमल गोपा, जिनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, इन्हीं सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को जेल में जिंदा जलाया जाता है जवाहर सिंह के समय। और फिर इनके मामले की जांच करने के लिए एक आयोग बैठाया जाता है। वो आयोग इंपॉर्टेंट है कि सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया था सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए। आज का अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था? जो राजस्थान के राजा थे, उन राजस्थान नहीं पूरे भारत के जो राजा थे, उन सबको इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए एक चैम्बर का गठन किया गया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का गठन। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का गठन किसने किया था? राजस्थान के राजाओं का संगठन बनाने के लिए 1921 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किसने किया? तो 1921 में जो गवर्नर जनरल थे चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इन्हीं लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया था। और इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर किस व्यक्ति को बनाया गया? आपको पता है, इसका प्रथम चांसलर बनाया गया था वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को इसका प्रथम चांसलर बनाया गया था। और इसी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ये नाम एक राजा थे अपने जय सिंह को ये नाम पसंद नहीं आया। इन्होंने कहा ये अंग्रेजी का नाम अपन को पसंद नहीं। इन्होंने इसका नाम बदल कर दिया नरेंद्र मंडल, कि अपने हिंदी का नाम ठीक है।
ये किसने किया था? जय सिंह ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया। इसकी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन 1921 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। राजस्थान के राजाओं का यह संगठन था। इसके प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था और इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। अब मंगल सिंह, ये मंगल सिंह कौन थे? तो मंगल सिंह ये मेयो कॉलेज, इनके बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि ये मेयो कॉलेज के प्रथम छात्र थे। मेयो कॉलेज के प्रथम छात्र थे मंगल सिंह। विनय सिंह, इन विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था। मूसी महारानी की छतरी के साथ साथ में इन्होंने सिलीशेड झील का भी निर्माण करवाया था। सिलीशेड झील, मूसी महारानी की छतरी और सिलीशेड झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। और फिर तेज सिंह, ये तेज सिंह आजादी के समय अलवर के शासक थे। आजादी के समय अलवर के शासक थे। ये थे आज के अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको सभी 15 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ, आज अपना वीडियो ज़्यादा मैंने लंबा नहीं बनाया। मैंने ये वीडियो लगभग 30 मिनट तक सीमित करने की कोशिश की है। इससे पिछले जो अपने 2-3 वीडियो थे वो 50 मिनट से भी ऊपर चले गए थे, तो उसमें आपको देखने में थोड़ी कठिनाई आई होगी। इसलिए मैंने टाइम को महत्व देते हुए आपके लिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करवाने का प्रयास किया। आज हमने 15 क्वेश्चन है वो लगभग 30 मिनट में हल कर दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।